ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार यस और नो में बोलें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस और नो में बोलें। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कशन में आ जाइए। अपने पास क्या था? डेफिनेट की शीट थी। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेक्शन सी और ई अपने पास था। चलिए सेक्शन सी में आ जाइए बेटा। सेक्शन सी में बोलिए। C2 का सेकंड और थर्ड। अच्छा, देखो C2 का सेकंड तो उन लोगों का गलती हुआ होगा जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। C2 के सेकंड में लिमिट H पे लगी हुई है बेटा। तो आपने क्या है, C2 का सेकंड उन लोगों का गलत हुआ होगा जिन्होंने लिमिट को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। लिमिट H टेंस टू 0 है, तो अगर आप LH लगाओगे तो ये पहले वाले का तो हो जाएगा ln स्क्वायर एक्स प्लस एच, दूसरे वाले का 0 होगा बेटा, और h का 1 होगा। तो अगले स्टेप में आंसर ही ln स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आपने क्या इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया होगा, जबकि वो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। समझ रहे हो, वो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं क्योंकि वेरिएबल तो h है, यहाँ पे h है ही नहीं कांस्टेंट, इसलिए आपका गलती हुआ होगा। और जो थर्ड वाला है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। हम LH रूल लगाएंगे। LH रूल लगाएंगे तो पहले तो आप कौन सी लिमिट डाल देंगे? 1/n माइनस 1/n स्क्वायर। फिर आप कौन सी लिमिट डाल देंगे? 1/n+1। सेम साइन में करना है आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें तो क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि ये आपका एंसेंट कट गया, साइन इनवर्स 1 है। और इसी तरह इसको भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही एन से डिवाइड करेंगे बेटा 1/1 + n हो जाएगा। तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये भी 1 बनेगा। तो अगर दोनों 1 बनेंगे तो ऊपर से आपका बेटा क्या कॉमन आ जाएगा? tan−1। और अंदर कितना हो जाएगा? -1/n स्क्वायर प्लस 1/n+1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? sin−1। ये कैंसिल, tan−1 π/4, π/2, 1/2 आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, C3, C4, C5,
सेक्शन डी में आ जाओ बेटा। D1, D2, D2 में कौन सा बेटा? D2 का बताओ कौन सा पूछना है। D2 तो पहला तो आसान है ना, D2 का फर्स्ट तो हो जाना चाहिए था। D2 का फर्स्ट तो आसान है, D2 के फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं। भाई ये जो फंक्शन दे रखा है ना D2 का फर्स्ट, ये तो डायरेक्ट बन रहा है ना, x⁴ है। और आप 0 to 1 की बात कर रहे हैं, तो 0 to 1 में ये छोटा किससे होगा? जब भी आप इसकी जगह 0 डाल देंगे x की जगह, तो एक फंक्शन ये बन जाएगा। और बड़ा किससे होगा? जब आप इसकी जगह 1+1 ले लेंगे। तो बस दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट है ना, अब इंटीग्रेट करते ही आंसर आ जाएगा। और जो सेकंड है उसमें ये एक तो इससे बना हुआ है x <10x। अच्छा 10x जो है ये 10 1 से छोटा होगा, क्योंकि x 0 to 1 जा रहा है ना, x 0 to 1 जा रहा है, तो 10x 10 1 से छोटा होगा। 10 1 का मतलब बेटा 57 डिग्री हुआ। 57 10 60 से छोटा होगा, 10 52 से छोटा होगा। तो अल्टीमेटली आप इसको यहाँ से कनेक्ट करके देखें, तो x/1 + x² लेस देन 10x/1 + x² लेस देन 2/1 + x²। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इससे वो आ जाएगा जो पूछा है ना, π/2। π/2 से आ जाएगा, ये ln बन जाएगा, ln 1 + x²। सॉरी tan इनवर्स बन जाएगा, ये ln बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। और कुछ इसमें? अरे बेटा D3 तो अजय कुमार, तुम्हें होश ही नहीं देता क्या अजय? बेटा D3 तो होमवर्क में ही नहीं दिया। हम्म। D3 होमवर्क में ही नहीं दिया था बेटा। चलो बाकी हो गया होगा मेरे ख्याल से। D4 तो आसानी था। D4 का सेकंड तो आसान है ना बेटा, लास्ट टर्म से नजर आ तो रहा है, लास्ट टर्म से नजर आ रहा है ना। D4 का सेकंड तो आराम से नजर आ रहा है। D4 का सेकंड लास्ट टर्म से ही नजर आ रहा है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 0 to n-1 ले लो, और अंडर रूट के अंदर कितना आ गया बेटा? ये r/r+3r-1। ऊपर वाला तो n ही है, तो n ही रख लो। ऊपर वाला कौन सा वेरिएबल क्या हो रहा है? ये वाला वेरिएबल, ये बन जाएगा बेटा। ठीक लिखा मैंने? हम्म। बस ये बनेगा बस, ठीक। 3r ही लिखेंगे, r-1 तक 3r हो जाएगा, ये हो गया बस। और ये 3/n तो ऑलरेडी है ही थी तुम्हारे पास, तो बस n से डिवाइड कर दो, फंक्शन बन जाएगा। n से डिवाइड करते ही फंक्शन बन जाएगा। ये 1/n वाली टर्म है ही थी ऑलरेडी, तो √1/1 + x फंक्शन बन जाएगा 1 + 3x। चलो पार्ट सेकंड में आओ, पहले सेक्शन सी में। पार्ट सेकंड सेक्शन सी। C3 में क्या है? अरे बेटा C3 में कुछ भी नहीं है। आपको क्या है, दो पार्ट में सवाल है ये, तुमने समझा ही नहीं। पहले f' को 0 करना है, तो x 1/e आएगा। फिर आपको f(1/e) निकालना है, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर f' 0। तो f' जहाँ पे 0 हो रहा है वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको, ये सवाल है। तो f(1/e) कितना हो जाएगा? 1 + 1/e + 1 से 1/e ln² t + 2ln t, ये निकालना है आपको। तो इसमें ln t को x लेट कर लेना, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी e⁴x fx + f'। इसमें ln t को x लेट करोगे तो प्रॉपर्टी बन जाएगी e⁴x fx + f'।
वीडियो क्वालिटी बढ़ी क्या थोड़ी? वीडियो की क्वालिटी बढ़ी क्या थोड़ी? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। C3 के बाद क्या है? ये तो आसान सा है, cos x तो बाहर आ ही जाएगा, और अंदर चाहे तो पहले रूट थीटा की जगह कुछ t पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी लेबनीज लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। C5 तो सीधा है। चलिए और कुछ होता है इसमें जल्दी से बोलिए, सेक्शन सी में और कुछ। C8 में क्या है? अच्छा चलो C8 को देखो क्या है। C8 में है बेटा -पाई से पाई साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2 इंटू dx। तो सबसे पहले तो x/2 हमें दिक्कत दे रहा था, या ऐसे समझ लीजिए कि फंक्शन इवन है, तो इवन है तो ट्वाइस 0 टू पाई में इसको कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह साइन है, इसका मतलब इवन है। अब ये x/2 हमें और दिक्कत दे रहा है, तो इस x/2 को कितना लेट कर सकता हूँ, t। तो ये हो जाएगा बेटा 4 0 से पाई/2 साइन 90 अपॉन 90 dt। अब तुम्हें याद हो तो मैंने एक सवाल कराया था जिसके 5 ऑप्शन आए थे, और मैंने कहा था सब स्टैंडर्ड है। तो एक सवाल कराया था, हाँ हाँ, तो उसमें 5 ऑप्शन थे बेटा, और मैंने कहा था बाय पार्ट्स का शायद बाय पार्ट्स, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन बाय पार्ट्स का लास्ट सवाल था, तो उसका एक ऑप्शन यही है ना। तो ये साइन एन टी अपॉन टी है, और ये ऑड है बेटा, ऑड है तो इसकी वैल्यू पाई/2 होती है, तो 2 का ही आंसर है ना, इसकी वैल्यू पाई/2 होती है तो 2 का ही आंसर है। चलिए सेक्शन डी में बोलिए बेटा। सेक्शन डी में बोलिए, डी में। D1 तो सीधा सा है बेटा, D1 में भी क्या सोच रहे हो, साइन एक्स किससे छोटा होता है, एक्स से, तो ये रूट एक्स किससे छोटा हो जाएगा, रूट एक्स से, इंटीग्रेट कर दो। और कॉस एक्स किससे छोटा होता है, 1 से, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये D1 हो गया। D4 बेटा वो है ना, मैंने आपको कहा है कि हमेशा क्वाड्रेटिक अगर कहीं पे भी नजर आ जाए, मैं फंक्शन से बात आपको समझाता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक नजर आए तो आप उस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लो। इसकी रेंज अपन ने फंक्शन में भी निकाली थी, 3/4 से 3 आती है, वही साइन एक्स को टी लेट करके t-1 से 1 है, तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लेंगे, और इसकी रेंज 3/4 से 3 आएगी। तो ई लेंगे तो e की पावर 3/4 से e की पावर 3 आएगी, b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए बी ऑप्शन में एज इट इज यही आंसर दे रखा है बेटा, बी ऑप्शन में एज इट इज यही आंसर दे। तो जब भी क्वाड्रेटिक नजर आ जाए ना, बस समझ लो ये नियम है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक की रेंज देखो फिर आगे काम। चलिए, बाकी तो हो गए सेक्शन डी के, बाकी हो गए सेक्शन D7 तो बेटा ना पावर में ना 1/n, कितना समझाया था कल आप लोगों को, पावर में 1/n है, लॉग ले लेंगे, थोड़ा सा याद रखो भाई। और ये देखो अजय कुमार, अजय कुमार बेटा तुम बहुत कलाकार हो यार, तुम्हारी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं यार मुझे यार। एक तो तुम वो सवाल पूछते हो जो होमवर्क में नहीं देते, दोबारा तुम वो सवाल पूछते हो जो क्लास में करा दिया है, अब तिबारा तुम क्या पूछोगे तो राम जाने बेटा, पर तुम टैलेंटेड हो, और मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है बेटा, क्योंकि एक सवाल आपने वो पूछा जिसके लिए मैंने होमवर्क में मना किया था, और दूसरा सवाल आपने वो पूछा जो मैंने क्लास नोट में कराया था, आंसर भी वही आ रहा है, हाफ 10 में। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो, एक दिन कुछ करोगे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्ट थर्ड में आते हैं।
वही सबसे पहले सेक्शन सी में आते हैं, पार्ट थर्ड के। पार्ट थर्ड के सेक्शन सी में आते हैं। C3 तो क्लास में करा दिया भाई। कि थोड़ा बहुत क्लास नोट्स का याद रख लेना तो आधे लोगों की तो दुनिया ऐसे ही हो जाए, वो मतलब ये जो परेशान होते हैं ना उन सबसे बच जाएंगे, वैसा एकदम बढ़िया हो जाएगी। थोड़ा सा क्लास नोट कर लो। C1 अपन ने सेम क्लास नोट्स में किया है, C2 अपन ने सेम क्लास नोट्स में किया है। लेमनीज लगाते ही एफ ऑफ साइन एक्स में फंक्शन आ जाएगा, साइन एक्स की जगह t डाल देंगे। C3 अपन ने एज इट इज सवाल किया है, ये ए स्क्वायर नीचे जाएगा, LH रूल लगेगा अगले स्टेप, ये सब करे हुए हैं अपने। हाँ, चलो सेक्शन डी में आओ। इसके सेक्शन डी में, सेक्शन डी में बोलो। सेक्शन डी बेटा, D1 तो उससे हो जाएगा ना, कल वो रिजल्ट लिखा था ना, एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू, कौन के ऑफवर्ड वाला, जो आई होगा वो बड़ा होगा एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए। बस उसी पे बेस्ड सवाल है ये। -2 + 2 अपॉन टू इंटू टू माइनस माइनस ऑफ टू, तो ये कितना हो जाएगा 4f0। 12 आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, हो गए, बाकी आगे बढ़े, क्लोज करें फाइल। हो गया ना बेटा, यस और नो बोलो, आगे बढ़े। चलो वो क्लास वर्क में बेटा जो क्वेश्चन कराना था वो D1 वाला सवाल ही था, सिमिलर D1 वाला सवाल ही क्लास में करवाया था मैंने। तो आप चाहें तो D1 लिख लें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, वो सेम D1 वाला सवाल ही था, जिस सवाल की मैं जिसकी बात कर रहा था वो D1 वाला ही सवाल था, और कोई नया सवाल नहीं था। वही करवाया, आप देख दीजिए। चलिए बेटा, तो एस्टिमेशन का काम अपना हो गया है ना। और उसके अलावा तो कोई होमवर्क में नहीं दिया, कोई सवाल होमवर्क में दिया था क्या मैंने? ये कर दिए थे शायद, वो दो सवाल दिए थे तो कर दिए थे मैंने पिछली क्लास में, है ना। ठीक है। हाँ, नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है अपने को, मीन वैल्यू थ्योरम, वो पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन की मीन वैल्यू थ्योरम, एक ही और बच रहा है। इंटीग्रेशन की मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ। इसके बाद बस फिर एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। चलिए, मीन वैल्यू थ्योरम है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, और फटाफट 10 मिनट का काम है। इसमें लिखिए बेटा, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये उसी तरह का है जिस तरह का अपन ने रोल्स एलएमबीटी पढ़ी थी ना, मीन वैल्यू थ्योरम है ना, वहां पे फिर थी अपने रोल्स थ्योरम थी और लॉन्गनर मीन वैल्यू थ्योरम थी। तो वो एक तरह से डिफरेंशिएशन के लिए थी, ये इंटीग्रेशन के लिए है, वही चीज है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, continuous function in x belongs to a to b, in x belongs to a to b, then there exists at least one c, then there exists at least one c belongs to a to b such that a to b fx dx,
किसके बराबर होता है बेटा, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ऐसे समझो आप कि जैसे मान लीजिए वही हम एरिया से इसको समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग को। ये मान लीजिए x इक्वल्स टू ए, ये x इक्वल्स टू बी, ये x अक्ष से बेटा, और ये कोई कर्व मैंने ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये जो ब्लैक वाला ये एरिया है, ये एरिया क्या चीज होगी, आई थिंक ये एरिया होगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये एरिया बाउंडेड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है इंटीग्रेशन की, मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एटलीस्ट वन सी इन ए टू बी, ए से बी में कम से कम एक ऐसा सी होगा, कहीं पे भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे ए से बी में सी है, तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जहां पे आप ये रेक्टेंगल बना लेंगे। एक ऐसा सी होगा, ये सी है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी होगी, तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जहां पे ये रेक्टेंगल का एरिया, कौन सा एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया। तो क्या ये रेक्टेंगल का एरिया है, देखो क्या ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस बी माइनस है, हाइट क्या होगी एफ सी। तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जहां पे रेक्टेंगल का एरिया और इंटीग्रेशन का एरिया सेम होगा। कैसे सेम होगा, कि भाई रेक्टेंगल में जो एरिया इधर एक्स्ट्रा बनेगा वो एरिया इधर एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो हम कम से कम एक ऐसा सी ला सकते हैं, एटलीस्ट वन सी, जहां पे ये रेक्टेंगल का एरिया और ये इंटीग्रेशन का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। यस और नो बोलें। एक कैसा सी एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे, हो सकता है भाई कर्व थोड़ा यूं और बड़ा बन जाए तो वो थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, थोड़ा उस तरफ चला जाएगा, कि जितना एरिया बाहर जाएगा उतना एरिया अंदर आ जाएगा। तो एटलीस्ट वन सी यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा, लिख के डन बोले। ठीक है, तो ये इसका मतलब दो इसके स्टेटमेंट बनते हैं जो काम आते हैं। दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक स्टेटमेंट तो अभी कल एडवांस में भी काम में आया है। तो दो स्टेटमेंट बनते हैं इसके। एक स्टेटमेंट तो ये बनता है, जैसे तो ये मैंने है ना, कि इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो है बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो lie in a to b, at least one root of fx equals to 0 lie in a to b, at least one root of fx equals to 0 lie in a to b। समझ में आता है नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर a to b fx dx 0 है तो एटलीस्ट वन रूट ऑफ fx equals to 0 lie in a to b। क्या मतलब है, अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा। अच्छा, अब ये 0 है तो एफ सी 0 आ जाएगा, यस और नो बोले बेटा। अगर ये 0 है तो एफ सी 0 आ जाएगा, और एफ सी 0 है तो सी इसका रूट बन जाएगा, एफ सी 0 है तो सी इसका रूट बन जाएगा। तो एफ सी 0 इसका मतलब सी इसका क्या हो गया, रूट। तो एटलीस्ट वन सी आएगा ही आएगा जो इसका क्या बन जाएगा, रूट। एटलीस्ट वन सी आएगा ही आएगा जिसका क्या बन जाएगा, रूट। और एक चीज, एक डेफिनेशन और ये बन जाती है, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी इक्वल्स टू होती है बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस। टर्म है, कहीं पे आ जाए तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस। एक सवाल करेंगे इस पे जो हमारे दोनों को कवर कर देगा, लिख के डन बोले बेटा।
बिल्कुल कल एडवांस था। और एक आध दो दिन में अपन भी कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेपर को ऑब्जर्व करेंगे। पहले अपन अभी जो टेस्ट का सिलेबस है उसको फुलफिल कर लें। अगर वो टेस्ट का सिलेबस अपना इस वीक का हो जाएगा कंप्लीट, तो हाँ, इंटीग्रेशन का अच्छा वेटेज था, मैं शुरू से कहता हूँ इसीलिए, है ना। लेवल बेटा इजी था। देखो, लेवल तो क्या होता है मैं आपको समझाऊँ, मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चनों को। हाँ, डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चनों को। चीजें आसान थी लेकिन बहुत ज्यादा थी, है ना। जैसे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं तो आपको चार चार सोल्व करने पड़ रहे हैं। तो चीजें आसान थी। जैसे एक सवाल था जिसमें दो ऑप्शन में अपना वही बना, अपन ने वो लिमिट वाले सवाल किए ना लेबनीज के। तो दो ऑप्शन में लिमिट वाले सवाल थे लेबनीज के, दो ऑप्शन में ये मीन वैल्यू थ्योरम थी, है ना। और क्या था, और एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें अपने डेफिनेट का आसान सा इंटीग्रेशन था। हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, लोग चीज लेंदी का मतलब क्या होता है कि वो चार पांच आसान चीजें एक साथ डाल देता है। तो आसान तो आना चाहिए। देखो, मैं हमेशा इसीलिए इस बात को प्रेफर करता हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या जरूरी है, सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अगर आसान आपको आता है ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 90% केसेस में देखा जाता है कि बच्चा आसान सवाल भी एडवांस में नहीं कर जाता है। तो अभी एक आध दो दिन में अपन भी करेंगे उसके क्वेश्चनों को डिस्कस, तो थोड़ा अपने को भी आइडिया लगेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं करूंगा आपको समझाने के लिए कि देखो जो अपन पढ़ रहे हैं, या जैसे अभी तक जो अपन ने पढ़ी है, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, क्या 2020 में उसमें से जो सवाल आए डेफिनेट के वो अपने पढ़े हुए आए कि नहीं आए, है ना। वो अपन देखें तो सही भाई, अपन तभी तो चांस लेंगे कि भाई जो आगे पढ़ाऊंगा उसकी तो नहीं, पर जो अभी हमने पढ़ा क्या उसके सवाल अपने मिलते जुलते आए कि नहीं आए, तो वो अपन देखेंगे ना यार। तभी तो अपने को विश्वास होगा कि हाँ यार, आगे भी पढ़ेंगे तो मिले हुए आएंगे। तो अपन कंफर्म करेंगे क्या जो अपने पढ़ा वही पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, है ना। चलो एक सवाल लिखो बेटा, छोटा सा। हाँ, चलिए एक सवाल लिखिए। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन देन प्रूव दैट, if f(x) is continuous function, then prove that, if f(x) is continuous function, then prove that 1 to 9, दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट में लिखो 1 to 9 रूट एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू है, रूट एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू है 8 रूट सी एफ सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1 to 9। और दूसरा एक लिखिए बेटा 1 से 9 रूट एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर है 4p² एफ ऑफ पी स्क्वायर फॉर सम p बिलोंग्स टू 1 से 3।
हो गया बेटा? अब ध्यान से सोचो, मैंने एक ही सवाल को पूछा है बेटा, लेकिन दो तरीके से पूछा। सवाल एक ही है और मैंने पूछा क्या है, दो तरीके से पूछा। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल सीधा सा फंक्शन है ना, दोनों एक ही सवाल है और मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा। पहले की हम बात करें तो क्योंकि रूट एक्स एफ एक्स कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस उसने दे दिया और रूट एक्स कंटिन्यूस होता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब रूट एक्स एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। देयरफॉर बाय एल एम एम बी टी मीन वेरी थ्योरम अगर मैं इसमें रखा हूँ तो ये कितना होगा बेटा, 9 - 1 रूट सी एफ सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1। ये आपका पहला पार्ट है, यही तो क्या 9 - 1। और दूसरे सवाल में मैंने अभी भी इसी को पूछा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट कैसे पूछा है कि मैं इसमें देखो, अब जो मुझे फंक्शन दे रखा है उसमें टी स्क्वायर वगैरह कुछ दे रखा है ना, तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा बेटा। पहले रूट एक्स को मान लीजिए मैंने टी ले लिया, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर हो गया, तो डी एक्स बराबर 2t dt हो जाएगा, 1 से 3 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर डी, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे भी अगर आप एम बी टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 1 है ना, टी स्क्वायर, कोई पी ले लो, सी ले लो, पी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम पी बिलोंग्स टू 1। यस और नो, वही चीज हो जाएगी, फॉर सम पी बिलोंग्स टू 1 से 3। हो गया बेटा? हो गया तो डन बोलो। कुछ भी नहीं किया ना बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो ये इंटीग्रेशन बन गया। और फिर एमबीटी से ये बी माइनस है सी की जगह कोई पी ले लिया, सी भी लिख सकते थे यहाँ पे, उसने पी में लिया तो पी लगा दिया। अच्छा, ब्लूटूथ ही नहीं लगा था तो सी की जगह उसने पी की टर्म्स में दिया था तो पी में लिख दिया। चाहो तो सी भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चाहो तो आप सी भी लिख दो, अदरवाइज पी भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, हो गया हो तो डन बोलिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे बेटा एरिया अंडर द कर्व पे। चलिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व अच्छा टॉपिक है बेटा, मतलब डेफिनेट का ये एरिया अंडर द कर्व और एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक ही चीज है। छोटा सा टॉपिक है और एडवांस में एक सवाल ले लेता है जनरली, है ना। और मैं आपको बताऊं, हम हालांकि अभी आपको जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ाएंगे तो हम आपसे टिपिकल ग्राफ भी बनवाएंगे, लेकिन जो अब तक का आईआईटी का पैटर्न रहा है, अगर आप उसको देखेंगे, अब तक जो आईआईटी का पैटर्न रहा है उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एरिया अंडर द कर्व में उसने कर्व दिए हैं वो बहुत आसान कर्व दिए, एल एन एक्स, ई की पावर एक्स, लाइन, इनइक्वलिटी, बहुत छोटे छोटे कर्व देता है वो अलग बात है कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा या कम दे देता है। बट जो अभी तक का रिपोर्ट रहा है कि उसने एरिया अंडर द कर्व के अंदर जो कर्व दिए हैं वो बहुत आसान बेसिक कर्व दिए हैं, है ना। हालांकि हम अभी पढ़ाते वक्त आपको शुरुआत बोर्ड से करूंगा मैं, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, हर तरह का सवाल लूंगा। लेकिन अभी भी जो अभी तक पैटर्न देखा गया एडवांस का, कि उसने जो सवाल पूछे हैं उसमें, ठीक है, वो थोड़ी सी उसको टिपिकलनेस देगा, वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक कर्व उसने डाले ना वो हमेशा क्या डाले हैं, आसानी डाले। चलिए अब हम पढ़ते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एक बहुत आसान सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है कि ये x इक्वल्स टू ए है बेटा, x इक्वल्स टू बी है।
दो कर्व है मेरे पास, एक मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, और एक कर्व मान लीजिए बेटा ये y बराबर जी एक्स है, y बराबर जी एक्स है ना। और एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो ये जो इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया होगा, कौन सा वाला, इन चारों से, कर्व से, कोऑर्डिनेट से, इससे, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये ए एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर वाला फंक्शन अप माइनस नीचे वाला, बस बस ये एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और पूरा अंडर अंडर द कर्व में इसमें खत्म कर दूंगा। क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, कोऑर्डिनेट है, दो कर्व है एफ एक्स और जी एक्स, और इससे बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व इंटू डी एक्स। फटाफट लिखिए, लिख के डन बोलिए, एग्जाम्पल शुरू करेंगे। लिख लिया, चलो एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो। पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equals to x square minus 3x plus 2 and x axis when first part बेटा x equals to 0 to x equals to है 1, second part बेटा x equals to 1 to x equals to 2, और थर्ड पार्ट बेटा x equals to 0 to x equals to 2। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equals to x square minus 3x plus 2 and x axis when x equals to 0 to 1, second 1 to 2 and 0 to 2। क्या करना है आपको, एरिया अंडर द कर्व का जब भी सवाल आए सबसे पहले आप प्लॉट करो, है ना, और प्लॉट करके देखो कौन सा बाउंडेड एरिया बन रहा है, बाकी सब उसके बाद की बात है। हमेशा पहले प्लॉट करो, प्लॉट करके ऑब्जर्व करो कि कौन सा एरिया हमें निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये तो सीधा सा एक क्वाड्रेटिक है, रूट भी हमें नजर आते हैं 1 और 2, और दो एरिया यहाँ पे नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, A1 और एक A2, रूट नजर आ रहे हैं सबको 1 और 2, एक एरिया यह हो जाएगा और एक एरिया ये वाला हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझो, ये एक ऊपर, ये तो कर्व हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये भी कर्व समझो y बराबर 0, है ना। आप समझो कि लाइन का मतलब भी क्या है, कर्व है आपके लिए, भाई लाइन भी एक तरह से कर्व ही है, y बराबर 0। तो अब आप जैसे आपको फर्स्ट पार्ट का जो एरिया निकालना है, समझना बेटा, इसमें आप देखोगे 0 से 1 आपको जाना है, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, दिस, और नीचे वाला कर्व क्या है, ये लाइन। यस और नो बोलें एक बार, ऊपर वाला कर्व क्या है, ये, और नीचे वाला कर्व क्या है, ये। यस और नो, आपको तो बस ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व लिखना है। अब ऊपर चाहे कर्व हो, चाहे लाइन हो, चाहे कुछ और हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको सेकंड वाला करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में ऊपर क्या हो जाएगा, लाइन, तो आप 0 लें, नीचे क्या हो जाएगा, कर्व, तो आप कर्व लें। ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करें, मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करें बेटा, और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है।
1 से 2 है ना, हाँ 1 से 2 है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, A1 की कितनी आ रही है 5/6, ठीक है। A1 क्या आ रही है बेटा 5/6, ये A2 की 1 से 2 आ रही है बेटा, तो आई थिंक ये 1/6 आएगी। और जो थर्ड आएगा अपना वो A+A1+A2 हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है, ये आ रहा है 1 आंसर आ रहा है बेटा। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x equals to y square and x equals to 4. Find area bounded by x equals to y square and x equals to 4. Find area bounded by x equals to y square and x equals to 4. हाँ 32/3 बिल्कुल क्लियर आंसर है एकदम। ध्यान से देखिए क्या है, सीधा सा सवाल है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। एक तो y बराबर 4x², तो ये कर्व होगा बेटा y² = x²। एक लाइन है x = 4, ये मुझे पता है x = 0। दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए, दोनों से बाउंडेड एरिया मतलब ये वाला एरिया चाहिए आपको। अब देखो इस एरिया को लिखने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, इस एरिया को लिखने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं बेटा। अगर मैं कर्व से लिखना चाहूँ, ध्यान दो, कर्व से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 0 से 4 जा रहा है, 0 से 4 जा रहा है, ऊपर वाला फंक्शन आपका √x है, नीचे वाला फंक्शन -√x है, इंटू dx है ना, इंटू dx से। और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बेटा कि एक इसके बराबर है ट्वाइस 0 to 4 √x - 0 इंटू dx। समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकता था। इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिखा है मैंने, ये अलग थॉट से लिखा है, ये अलग थॉट से लिखा है ना। आपको ऐसे नहीं समझना कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, इसको लिखा है तब मेरी थॉट क्या है, ऊपर वाला फंक्शन भाई ये y² = x है, तो y बराबर ±√x होगा, तो ऊपर वाली ब्रांच √x होगी, नीचे वाली ब्रांच -√x होगी। तो या तो मैं ऐसे कंसीडर करूं ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, या फिर मैं कैसे कंसीडर करूं, ये ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, और इसका क्या कर दूं डबल, इसका क्या कर दूं डबल। तो इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है, लिखने के दो तरीके हैं ना। अब आगे तो आसानी से हो ही जाएगा बेटा। ये 2 है, x⁻1/2 का x⁻3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 सिंप्लीफाई करेंगे 32/3 आ रहा है। करेक्ट है। अब इसी का एक और पार्ट इसमें मान लीजिए, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 32/3, ठीक है। तो लिखिए इफ बाउंडेड एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इफ बाउंडेड एरिया
if bounded area is divided into two equal parts, is divided into two equal parts, bounded area is divided into two equal parts by line x equals to a, then find a. If bounded area is divided into two equal parts by line x equals to a, then find a. अब मान लीजिए सवाल ये है, तो सवाल ये कह रहा है कि अगर a एक लाइन है x बराबर a, ये कोई लाइन है बेटा x बराबर a, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, तो इसका मतलब हम ये कहें कि 0 to a जो 2 रूट एक्स dx होगा, जो 2 रूट या जैसे भी आप लिखना चाहो, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 0, ये किसके बराबर हो गया? हाफ ऑफ 32/3। यस और नो बोले इस स्टेप के लिए। भाई 0 to a तक जो एरिया आएगा वो इस टोटल एरिया का क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। सिंप्लीफाई करो बेटा, ए निकल के आएगा, सिंप्लीफाई करो बेटा, ए निकल के आएगा। कितने बेटा ए की वैल्यू? हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अरे यार तुम लोग क्या आंसर निकालते हो? इतना सा सवाल भी नहीं हो रहा क्या बेटा? बाकी तो फिर क्या तुम करोगे? a की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू 16/3, तो ये कितना हो जाएगा? a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4 की पावर 2/3, ये आंसर आएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो। ये एक 32 वैल्यू लिखा है, पता नहीं कहाँ से लिखा है, कौन सी कैलकुलेशन करते हो? कहाँ कहाँ से आंसर निकाल लेते हो तुम लोग? यार तुम्हारी कैलकुलेशन भी ऐसी है कि कोई सोच भी ना पाए। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1।
फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2। आज तो हम आसान आसान सवाल ही लेंगे बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के ही सवाल चलेंगे आज अपने, है ना। फिर कल थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। अब इस इलिप्स से बाउंडेड एरिया निकालना है ना। वैसे तो स्टैंडर्ड है, अपन जानते भी हैं एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, है ना। तो ये 0, ये ए, ये बी, है ना। तो अब वैसे तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है लेकिन इस पूरे को निकालने की जगह हम कौन सा एरिया निकालेंगे, हम ये वाला एरिया निकालेंगे और इस एरिया का क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक डायग्राम है ना। तो अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है अपने को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स होगा बेटा, 0 टू ए आपका जा रहा है, ऊपर वाला कर्व आपका बेटा वही बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला कर्व 0 dx हो जाएगा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ये ऊपर वाला कर्व, ये नीचे वाला कर्व, इससे y निकाला, ये y दे। अब ये तो सीधा सा इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। 4b बाय ए क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, होता है ये। वैल्यू पुट कर दो, देख लो क्या आ रहा है। तो आप जैसे ही ए डालोगे 0 बेटा, साइन इनवर्स ए 5/2, और फिर बाकी तो वापस 0 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई ए भी आ जाएगा बेटा। तो जो इलिप्स का एरिया आया वो एरिया कितना आया, पाई ए बी। इलिप्स का एरिया कितना आया, पाई ए बी। यस और नो। सर्किल का भी इसी तरह आएगा ना भाई, अगर ए और बी सेम हो जाएंगे, ए और बी दोनों आर हो जाएंगे, तो यही सर्किल का एरिया बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यस और नो। अगर ए और बी दोनों आर हो गए तो यही सर्किल का एरिया बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 and line x upon a plus y upon b equals to 1. Find area bounded by ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 and line x upon a plus y upon b equals to 1.
अब ध्यान से समझते हैं इस सवाल को, है? अब देखो, एलिप्स और इस लाइन से बाउंडेड एरिया की दोनों में जानता हूँ। एलिप्स ये मेरा है ना, और लाइन अगर मैं बनाना चाहूँ तो लाइन मेरी कौन सी बन जाएगी, ये वाली, है ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, ये वही a,0 है, ये वही 0,b है, बाउंडेड एरिया आपका ये वाला आ गया है। अब देखो, अगर हम अभी एडवांस के उससे सोचें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया जो होगा बेटा वो हो जाएगा 1/4 ऑफ एलिप्स माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल का ओ ए बी है ना, ट्राइंगल ओ ए, तो ये हो गया 1/4, एलिप्स कितना है पाई ए बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी, है ना, तो पाई ए बी अपॉन 4, या मैं ऐसे भी लिख दूं बेटा, ए बी कॉमन ले लिया, पाई माइनस 2 ए बी अपॉन 4, है ना। ये एक तरीका है, दिख रहा है, ये क्लियर है सबको, एक बार यस और नो बोलें, ये क्लियर है जो मैंने लिखा, मैंने 1/4 ऑफ एलिप्स और इसमें से कर दिया, है ना। एक थोड़ा सा मुझे सवाल में करेक्शन करना है, फाइंड एरिया ऑफ, है ना, एक थोड़ा सा करेक्शन में करूंगा, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, क्योंकि देखो ये पोर्शन भी बाउंडेड में ही माना जाएगा ना, क्योंकि कर्व और लाइन से बाउंडेड है, तो हमें स्मॉलर रीजन लिखना है ताकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन करें क्वेश्चन की, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड, चलो अब दूसरा हम तरीका, अगर हम हमारे नेचुरल मेथड से जाएं तो हमारा नेचुरल मेथड तो यही कहता है कि भाई अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप ए से बी तक, ए से जीरो से ए तक आप किसको इंटीग्रेट करें, ऊपर वाला फंक्शन आपका ये हो जाएगा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ये लाइन हो जाएगा बेटा, तो बी इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए इंटू बी, ये आपका बना। तो इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, बी बाय ए, करिए इसको कंप्लीट करिए फटाफट, 0 to a, और माइनस ये कितना हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a, 0 to, देख लीजिए क्या वही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है, कंप्लीट करके कंफर्म कीजिए, क्या वही आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है।
हो गया बेटा? यस और नो बोलें एक बार जल्दी से। हो गया हो तो डन बोलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड लाइन x minus 4y plus 2 equals to 0. Find area bounded by curve x square equals to 4y, x square equals to 4y and line x minus 4y plus 2 equals to 0 and line x minus 4y plus 2 equals to 0. चलिए आप करिए इसको। मुझे इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है बेटा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों से बाउंडेड एरिया। करेक्ट आंसर 9/8 है बेटा।
करेक्ट आंसर 9/8 नहीं 9/8 आएगा बेटा, कैलकुलेशन करेक्ट करें अपनी, 9/8 आएगा भाई। x² बराबर 4y ये वाला पैराबोला होता है, उल्टा सीधा तुमने बना लिया हो तो बात अलग है, बाकी पैराबोला ये वाला होता है 9/8 है ना। अब दूसरी आपको लाइन बनानी है तो y 0 डालेंगे तो x -2 आएगा बेटा, x 0 डालेंगे तो y हाफ आएगा, x 0 डालेंगे तो y हाफ आएगा, तो ये कोई लाइन बनेगी बेटा, है ना, ये कोई लाइन बनेगी आपकी x -4y+2। तो ये आपका बाउंडेड एरिया आने वाला है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे ना भाई, एक तो ये पॉइंट आएगा और एक ये पॉइंट आएगा, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उससे निकाल ले बेटा, सोल्व कर ले 1 और 2 को भाई। ये आपका x² बराबर 4y 1, ये आपका 2 1 और 2, तो x² बराबर 4y की जगह x+2 क्वाड्रेटिक है बेटा, आई थिंक -1 और 2 ये आ रहा है, -1 और 2, दिस इज -1 दिस इज 2, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, -1 से 2, ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर ध्यान दो क्या होगा, ऊपर होगा आपका x+2/4 और नीचे कितना होगा बेटा x²/4। यस और नो बोले एक बार, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है अपने पास, आंसर मैंने बता ही दिया कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 9/8। हो गया बेटा, यस और नो बोले। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² and y = mod x। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² and y = mod x। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² and y = mod x। इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² and y = mod x, निकालिए फटाफट।
हाँ आ गया बेटा। सीधा सा सवाल है, आपको दो एरिया से बाउंडेड एरिया निकालना है। एक तो है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, आप जब y इक्वल्स टू मोड एक्स का बनाएंगे ना, तो आपको सावधानी से बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होगा कि 0 to 1 तक तो है ना, थोड़ा सा ये हमें सावधानी से बनाना पड़ेगा एरिया y इक्वल्स टू मोड एक्स, क्योंकि 0 to 1 तक तो क्या होगा बेटा, अपन जानते हैं ना, पहले पढ़ भी चुके अपन ये कई बार, कि 1 से पहले अगर हम 1 और इधर -1 की बात करें, तो जब तक क्वांटिटी 1 से छोटी है तो पावर बढ़ाने से मोड बढ़ता है ना। तो एक तो ये एरिया हो जाएगा आपके पास, x बढ़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर छोटा रहेगा, x बड़ा रहेगा, और 1 के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, है ना। ये बेसिकली ब्रांच y इक्वल्स टू एक्स होगी, ये बेसिकली ब्रांच y इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स होगी। तो अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, ट्वाइस कर दीजिए, 0 to 1 कर दीजिए। ऊपर वाला फंक्शन क्या रहने वाला है, x, नीचे वाला फंक्शन क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर dx। और फाइनल आंसर आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है इसका, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1/3। हाँ, अब चलिए इसी सवाल को अब मैं मीन्स का बना दे, जैसा ये तो एनसीईआरटी का सवाल था, 6 तो आपका क्या था, एनसीईआरटी का सवाल था। अब मैं इसी सवाल को एनसीईआरटी से थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ और एक अच्छा सवाल बना देता हूँ मेंस का, कि मान लीजिए ये मेंस का सवाल बन जाता है। कौन सा सवाल बन जाता है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ये लीजिए बेटा, अब इस सवाल का आंसर आपने, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू मोड एक्स एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब दो क्वाड्रेंट इसमें लग जाएंगे। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब ये हो गया बेटा कि या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो फिर दोनों नेगेटिव। तो ऑब्वियसली आप ये वाला क्वाड्रेंट लेंगे, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, और ये वाला क्वाड्रेंट आप लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1/6। यस और नो बोले इस पे। सवाल सीधा सा था, अच्छा सा सवाल था भाई। अब आपको क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए प्रोडक्ट, है ना। तो एक्स वाई पॉजिटिव, तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दो क्वाड्रेंट आएंगे, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट में ये आएगा बाउंडेड एरिया। यस और नो बोले इस पे। ठीक है, अब होमवर्क में लिखिए क्या करके आना है। होमवर्क में लिखिए बेटा, होमवर्क में आपको एक तो एनसीईआरटी करके आनी है। एनसीईआरटी में बेटा 8.1 करनी है, और एक शीट में बेटा एक्सरसाइज 2 आपको करना है, पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 16। दोनों टाइप का होमवर्क दे दिया है मैंने, आसान और थोड़ा सा अच्छा। एनसीईआरटी में 8.1, इसमें वही एरिया के छोटे छोटे से सवाल हैं, कुछ अपन ने कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा है। और शीट एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 16, है ना। तो ये दो चीज अपने को करके आनी, ये अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी 8.1 शीट एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 15। चलिए ठीक है बेटा, ओके, चलें, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके बाय। कल मिलेंगे बेटा फिर, है ना। क्वेश्चन का फोटो खींचना है तो खींच लीजिए, ठीक है बेटा।